पैसे के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता, वो किसी की हत्या भी कर सकता है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना होगा जो कि पैसे के लिए अपनी ही मौत का नाटक कर दे। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सिर्फ पैसे के लिए अपने आप को मृत घोषित कर दिया, और वो भी बीमा राशि लेने के लिए। घटना है गुजरात की। गुजरात में एक ज़िला लगता है बनासकांठा। बनासकांठा के धनपुरा के पास कुछ दिनों पहले एक कार जली हुई हालत में मिलती है। कार में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। व्यक्ति बुरी तरह से जल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कार को आग लग गई हो और उसको चलाने वाला उसके अंदर ही जलकर मर गया हो। कार के ड्राइवर को कार से बाहर आने का मौका ही ना मिला हो और वो कार के अंदर ही तड़प तड़प कर मर गया हो। जो कोई भी सुनता वो कार चलाने वाले चालक के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता। लेकिन ये मामला उतना सीधा था नहीं जितना कि दिखाई दे रहा था। जब मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि एक आदमी ने बीमा की 1 करोड़ 26 लाख रुपया राशि हड़पने के लिए अपनी ही मौत का षड्यंत्र रचा था। वो अपने आप को मृत दिखाकर 1 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि हासिल करना चाहता था। और बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि ये राशि वो पास करवा भी लेता है और पैसे लेकर फ़रार भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन था वो आदमी कहाँ का रहने वाला था, कहाँ की ये बात है, मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। घटना है बनासकांठा की। पुलिस स्टेशन में 27 दिसंबर को एक फ़ोन कॉल आती है। फ़ोन कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि धनपुरा गांव के पास एक जलती हुई कार मिली है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्राइवर की सीट पर एक जला हुआ शव पड़ा है। पुलिस वाले कार के बारे में पता करते हैं, कार चलाने वाले के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि ये कार जो है ये दलपति सिंह परमार की है। सभी को लग रहा था कि दलपति सिंह परमार गाड़ी चला रहा था और किसी वजह से गाड़ी में आग लग गई होगी। बेचारे को गाड़ी से निकलने का मौका ही नहीं मिला और वो अंदर ही जलकर मर गया। पुलिस वाले इस मामले की जांच शुरू कर देते हैं। पुलिस की तो आदत ही होती है कि वो हर मामले को शक की नज़र से देखते हैं। अब लोग तो यही समझ रहे थे कि दलपति सिंह कार से कहीं जा रहा होगा, कार को आग लग गई होगी और वो मर गया होगा। लेकिन पुलिस वालों का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कार को अचानक से कैसे आग लग गई? कार के आसपास की जो जगह थी वहाँ पर कोई भी ऐसा कारण दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि कार को आग लग सकती थी। पुलिस वाले कुछ इस तरह से सोच रहे थे और इसी बात को शक की नज़र से देखते हुए पुलिस इस मामले की गहनता से जांच शुरू कर देती है। पुलिस वाले सबसे पहले तो दलपति सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और देखते हैं कि अंतिम बार उसने किसको फ़ोन किया था। तो जांच में पता चलता है कि हादसे से कुछ देर पहले उसने नरसिंह ठाकुर नाम के एक आदमी से बात की थी। बात भी कोई एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई थी और मोबाइल की लोकेशन भी उसी जगह की मिलती है जहां पर कार जली हुई हालत में मिली थी। पुलिस वाले नरसिंह से पूछताछ करने के लिए नरसिंह को घर से उठा लेते हैं। नरसिंह से जब पूछताछ की जाती है तो बात को घुमा फिरा कर पुलिस वालों के सवालों का जवाब दे रहा था। पुलिस को उसके ऊपर शक होने लगता है। पुलिस को लगने लगता है कि हो सकता है कि नरसिंह सब कुछ जानता हो और ये पुलिस को मामले से भटकाने के लिए बात को घुमा फिरा रहा हो। और इसी शक में पुलिस वाले नरसिंह से जब थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नरसिंह जो है वो सारा सच उगल देता है। नरसिंह ने जो कहानी पुलिस के सामने बयान की वो कहानी वाकई में ही पुलिस को अचरज में डालने वाली थी। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि क्या कोई आदमी इतना शातिर भी हो सकता है। ऐसा केस तो कभी पहले सुनने में भी नहीं आया था। दरअसल दलपति सिंह जीवित था, दलपति सिंह मरा नहीं था। दलपति सिंह की कार में जो शख्स पड़ा था वो शख्स कौन था? अब अगर वो दलपति सिंह नहीं था तो वो कौन था? दरअसल एक षड्यंत्र रचा गया था। दलपति सिंह को मृत घोषित करके उसके नाम पर जो बीमा राशि थी उसको हड़प करने की योजना बनाई गई थी। इस षड्यंत्र में 3 लोग और भी शामिल थे, भीमा राजपूत, देव और सुरेश।
पुलिस नर्सिंग के बयानों के आधार पर इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। सबसे पहले जब इनसे पूछताछ की जाती है तो जो कहानी निकल कर सामने आती है वो कुछ इस तरह से होती है। दलपति सिंह गांव का ही रहने वाला था। गांव के पास ही उसने एक होटल खोला था। होटल खोलने में ही दलपति सिंह पर तकरीबन 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। कार भी उसने लोन पर ली हुई थी। अब होटल का काम इतना चला नहीं था। दलपति सिंह ने तो सोचा था कि होटल चल जाएगा और वो सारे कर्जे उतार देगा, लेकिन होटल इतना चलता नहीं है। होटल से घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा था और कर्ज जो था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए दलपति के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी मौत का नाटक करूं। उससे जो बीमा राशि मुझे मिलेगी वो तो मैं अपने पास रख ही लूँगा, और जब मेरी मौत की खबर फैल जाएगी तो जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया था वो लोग मेरे से कर्जा लेने भी नहीं आएंगे, और इस तरह से मैं कर्जा देने से भी बच जाऊंगा और मुझे बीमा की राशि भी मिल जाएगी। दरअसल दलपति ने 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया हुआ था और 26 लाख रुपए के उसने LIC बीमा भी करवाया हुआ था। अब उसको मरने की हालत में 1 करोड़ 26 लाख रुपया मिलने वाला था और 15 लाख रुपया उसका होटल पर जो कर्जा लिया हुआ था वो भी माफ़ हो जाता। इसलिए उसने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अपने 3 और साथियों की मदद ली। अब तीनों ये सोचने लगते हैं कि अगर दलपति को मरा हुआ साबित करना है तो इसके लिए किसी दूसरे इंसान की डेड बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए इनके दिमाग में एक बात आती है। दरअसल कुछ देर पहले गांव के ही एक बुज़ुर्ग रमेश भाई सोलंकी की मृत्यु हो गई थी। उसको शमशान घाट में दफनाया गया था। कुछ वजह थी जिस कारण से उसको जलाया नहीं गया था, बल्कि उसके शव को शमशान में ही दफना दिया गया था। अब ये लोग उसके शव को कब्र से निकालने का फ़ैसला करते हैं और 26 दिसंबर की रात को ये लोग कब्र से रमेश भाई सोलंकी का शव निकाल लेते हैं। उसके बाद ये लोग दलपति की कार की ड्राइविंग सीट पर उस शव को रखते हैं और कार को आग लगा देते हैं, और सभी लोग कार को आग लगाने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब इनकी सोच तो यही थी कि जब बात फैलेगी कि दलपति सिंह की कार में आग लग गई है तो लोग अपने आप यही समझेंगे कि दलपति की कार में जलने से मौत हो गई है, और इस तरह से दलपति को जो पैसा मिलेगा उस पैसे को ये सभी लोग आपस में बांट लेंगे। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जाते हैं और दलपति का मृत्यु सर्टिफिकेट बनाते हैं और उस सर्टिफिकेट को बीमा कंपनियों के ऑफिस में जमा करवाकर ये लोग बीमा कंपनियों से बीमा की रकम ले लेते हैं, और ये लोग जो हैं सारा पैसा जाकर दलपति सिंह को देते हैं। दलपति सिंह और ये लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं। ये लोग अपनी योजना में पूरी तरह से सफल तो हो चुके थे, लेकिन पुलिस वालों की नज़रों से बच नहीं पाए। पुलिस वाले जैसे ही इन 4 लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, उधर दलपत सिंह जो है, जो कि इस सारे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड होता है, उसको जैसे ही अपने दोस्तों की गिरफ़्तारी का पता चलता है वो फ़रार हो जाता है। और इस साजिश का मास्टरमाइंड दलपति जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जगह जगह पर उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, कितनी भी होशियारी कर ले, कितना भी शातिर हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। इस केस में भी ऐसा होता है। दलपति सिंह ने योजना तो पूरी फुल प्रूफ बनाई थी, लेकिन वो पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाता और उसका सारा भांडा फूट जाता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।